Good afternoon, guys. I'm audible. Good. Yes, sir. हाँ जी, तो लास्ट जो हमने किया था उस पे आते हैं। हम लोगों ने अपना सर्वर लिखना शुरू कर दिया था खुद का, तो हम उसी को यूज करते हैं। सर्वर कैसे लिखते हैं एक बार मैं कुछ अनवांटेड विंडोज लिखता हूँ। This conference will now be recorded. स्लैश लग जाएगा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जाएगी वो किसके लिए जाएगी? स्लैश के लिए। तो आप समझ सकते हो इट इज लाइक अ होम पेज। तो जैसे हम yahoo.com लिखते हैं, google.com लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते ना google.com/index.html। तो इसका मतलब जब भी हम यहाँ स्लैश लिख रहे हैं तो स्लैश का मतलब ही यही है कि हम होम पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा होम पेज है इस केस में जो हम होम पेज बता रहे हैं वो नेचुरल है हमारा कौन है? index.html है। तो आप समझना 99% वेबसाइट में index.html ही होम पेज होता है। ठीक है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर कंडीशन लगा दी लाइन नंबर 17 पे, अगर request.url स्लैश है इसका मतलब मैं रिक्वेस्ट किसकी कर रहा हूँ? होम पेज की। और होम पेज क्या होगा मेरा? बाय डिफॉल्ट index.html। तो मैंने index.html को ही रीड कर दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आई ये बात है कि index.html से क्या मतलब है यहाँ पर। देखो उसमें कोई डाउट? यस सर। हाँ जी, कोई क्वेरीज के अंदर कोई डाउट? सर यूआरएल का बता देना एक बार। यूआरएल मतलब request.url? हाँ या request.url हमें ये वाला पाथ देता है ना स्लैश के बाद वाला। तो स्लैश के पास index.html आएगा, स्लैश के बाद home.html आएगा, ये वाला पाथ हमें कौन निकाल के देगा? request.url। तो जब भी तुम यहाँ लिख रहे हो http फिर लोकल होस्ट ये वाला फंडा, ठीक है, फिर इसके आगे पोर्ट नंबर 1234, फिर स्लैश करके जो तुम लिख रहे हो यहाँ पर कि x.html मान लो अगर तुमने लिखा, तो जो x.html है ना यहाँ पर ये असल में किसको डिनोट कर रहा है? request.url। ठीक है, तो जब भी हम request.url लिखाएंगे तो ये वाला पोर्शन निकल कर आएगा हमारे पास, जिससे हमें पता चलेगा रिक्वेस्ट आ किसके लिए रही है। हाँ जी, समझ में आ गई बात है? ओके सर। ठीक है, तो जब हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किसके लिए आ रही है? स्लैश के लिए आ रही है।
हाँ जी, डाइजेस्ट हो गया ये फंडा। यस सर। और किसी को कोई डाउट इसमें? और ये हमने ना इफ एल्स लगा के ना हम राउटिंग भी कर रहे हैं, हम कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हम इफ एल्स लिख के राउटिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि जब भी हम सर्वर बनाएंगे तो स्टैटिक तो फाइल सर्व करेंगे, डायनेमिक भी करेंगे, और साथ में उसके साथ क्या करना शुरू कर देंगे, राउटिंग भी करना शुरू कर देंगे। ये बेसिक सर्वर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट है सर्वर बनाते हैं। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, समझना। जब भी हम कोई सर्वर लिख रहे हैं तो ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है अपने पास। इसमें देखो कोई डाउट और, वरना मैं कोड करना शुरू कर रहा हूँ इसका। तो अब समझना जो हमारे पास स्टैटिक है और डायनेमिक है उसमें फर्क क्या है। जो हमारे स्टैटिक है
This conference will now be recorded. के अंदर हमें मिलता है कौन सा टैग, फॉर्म टैग। तो आप HTML में यूज करोगे कौन सा टैग, फॉर्म टैग, ठीक है, जिसके थ्रू आप सारी चीजें भर के भेजोगे, ठीक है। तो जब भी हम फॉर्म टैग भरेंगे तो हमें फॉर्म टैग के साथ साथ यहाँ बताकर आना पड़ेगा कि जो फॉर्म टैग विच वी आर यूजिंग, जो भी हम फॉर्म टैग यूज कर रहे हैं, उस वो फॉर्म कहाँ जाके सबमिट होगा, और वो कौन बताएगा हमें, दैट इज एक्चुअली टेल बाय द थिंग कॉल्ड एक्शन। वो हमें कौन बताएगा, एक्शन बताएगा। तो एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई ये फॉर्म कहाँ जाकर सबमिट होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, अगर आप अपना फॉर्म भरते हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बताते हैं कि विंडो नंबर 10 पे जाके फॉर्म सबमिट होता है जी, ठीक है जी। तो सेम ऐसा कि यहाँ सबमिट होगा कहाँ, तो इस एक्शन में क्या होगा, इस एक्शन में होगा अपने पास URL सर्वर का, कि ये कहाँ हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो याद रखना, फॉर्म टैग हैज एन एट्रीब्यूट कॉल्ड एक्शन, ठीक है। साथ साथ फॉर्म में हम एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड। तो फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ड मेथड, कि भाई फॉर्म के साथ मेथड क्या यूज करोगे। तो जब आप मेथड की बात करोगे तो मेथड भी दो होंगे, या तो आप गेट यूज करोगे या आप पोस्ट यूज करोगे, ठीक है। तो मेथड्स हमारे पास क्या होंगे, या तो गेट मेथड, या हमारे पास क्या होगा, पोस्ट मेथड। तो जो गेट है आपके पास, जब हम गेट की बात करते हैं तो गेट का नाम ही बदल रहा है कि डेटा लेना। तो अगर आपके पास कोई डेटा जो कि क्वांटिटी ऑफ डेटा यानी कि वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत कम है, तो आप भेजो गेट से, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी लेस है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम उसका लेस है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक तो उसकी क्वांटिटी लेस है। सेकंड थिंग इज वो हर चीज सर्च बार में दिखेगी, यानी कि एड्रेस बार में दिखेगी। तो एड्रेस बार में हर चीज दिखेगी आपके पास, जो भी आप डेटा भर के भेजोगे। तो आपको समझना है जितना भी सर्चिंग होती है वो सब गेट से होती है। तो ये आप चेक कर सकते हो कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। ये चेक करने के लिए हम ब्राउजर पे जा सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए गेट से जब डेटा है तो क्या होता है। तो इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हम अगर अमेजॉन को फॉलो करते हैं, हमने अमेजॉन को फॉलो किया और यहाँ मोबाइल सर्च किए, तो आपको दिखेगा कि इसने एड्रेस बार पे यहाँ पर मोबाइल से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमें दिख रही है, इसका मतलब ये जो डेटा गया है यहाँ से, ये वाला जो डेटा गया है दैट इज थ्रू अ गेट। तो बात समझ में आई, डेटा किसके थ्रू गया, गेट के थ्रू, तभी एड्रेस बार में दिख रहा है। लेकिन जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो अपने, या पिन कोड नंबर डालते हो, CVV नंबर डालते हो, कभी भी एड्रेस बार में नहीं दिखते। समझ आ रही है सबको मेरी बात। इसका मतलब वो पोस्ट से जा रहे हैं, गेट से नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको समझना है कि हम जब भी डेटा भेजेंगे सर्वर को, आइदर वी यूज अ गेट मेथड और आइदर वी यूज अ पोस्ट मेथड। जब हम पोस्ट यूज कर रहे होंगे तो हमें याद रखना है कि पोस्ट का मतलब है कि वहां क्वांटिटी लार्ज है, ज्यादा क्वांटिटी है, ठीक है, और नॉट शो ऑन एड्रेस बार, और उसका डेटा एड्रेस बार में नहीं दिखेगा, वरना आपके पासवर्ड एड्रेस बार में दिखेंगे। तो नॉट शो ऑन एड्रेस बार, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, पोस्ट से डेटा जाएगा, इट इज मोर सिक्योर, वो ज्यादा सिक्योर है क्योंकि डेटा एड्रेस बार पे नहीं दिख रहा है। तो हम दो तरीके से डेटा भेजना सीख रहे हैं, गेट से भी और पोस्ट से भी। आई होप ये सबको समझ आया है। तो HTTP प्रोटोकॉल ने दो तरीके बना रखे हैं ब्रॉडली, गेट और पोस्ट, लेकिन दो तरीके और भी, पुट और डिलीट भी, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे इसकी। लेकिन नाउ द थिंग इज वी हैव टू मैकेनिज्म, आइदर वी यूज गेट और आइदर वी यूज पोस्ट। हम ऐसे मैकेनिज्म्स को यूज करके डेटा शेयर करना शुरू करेंगे। देखो गाइस, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को क्वेरी इसके अंदर, कोई बात नहीं समझ आई होगी किसी को, तो यहाँ से आगे बढ़ूं। तो HTTP प्रोटोकॉल के हमें मेथड समझ आए कि गेट और पोस्ट जैसे मेथड है। अब आते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए फॉर्म एक्शन। इसका मतलब यहाँ पर एक्शन में किसका नाम होना चाहिए, सर्वर पे कहाँ जाके फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो हमने सपोज इस सेक्शन नाम दे दिया /login, इसका मतलब रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, लॉगिन पे जाएगी। फिर मेथड बता दिया, अगर आप मेथड में कुछ नहीं बताते तो गेट होता है बाय डिफॉल्ट, ये आपको याद रखना है। इफ यू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग बाय डिफॉल्ट इट इज अ गेट, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। तो हम पहले गेट से टेस्ट करते हैं कि गेट से कैसे काम चलता है। सर्वर पे जाते हैं, सर्वर पे हमने लिखा है अगर URL ब्लैंक आएगा तो index.html, वरना बाकी तो स्टैटिक फाइल। अगर वो स्टैटिक फाइल नहीं है, जो कि नहीं होगी, ध्यान देना, इस बार स्टैटिक फाइल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने login.html पे /login लिखा है। ये बात सीखो कहाँ से, ये बात सीखो अमेजॉन जैसी चीजों से। तो अमेजॉन ने क्या किया, /s लिखा है, उसने थोड़ी लिखा है s.png, s.ico, s.html, समझ लो। इसका मतलब जब एक्सटेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो सर्वर साइड की चीज है। तो /s जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, या अपने केस में /login, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, सर्वर साइड की चीज है, ठीक है। और मेथड हमने गेट दे दिया,
परफेक्ट है, तो उसकी सीधा सा मतलब इसकी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इसका एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो इस लाइन नंबर 17 को जाएगा, लाइन नंबर 17 में जाएगा नहीं तो फाइल रीड करेगा नहीं। मेक सेंस? सबको मेरी बात समझ में आएगा? तो नाउ दिस इज अ ट्रीटमेंट एल्स के बाद जो अब आप लिख रहे हो यहाँ पर, इफ दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर डायनेमिक फाइल्स। अब अगर हमें डायनेमिक फाइल्स का ट्रीटमेंट पे जाना है, सो लाइक वी हैव गेट यूआरएल, इसी तरीके से वी विल गेट लेट मेथड एंड रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ये भी हम निकाल देते हैं और यहाँ जाकर कंडीशन लगा देते हैं, अगर मेथड इक्वल्स टू किसके बराबर है? गेट के, यानी कि रिक्वेस्ट गेट से आई है और साथ में जो यूआरएल है वो किसके बराबर है? स्लैश लॉगिन के। तो इससे हमें समझ आ गया रिक्वेस्ट किसके लिए गई है? लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट गई है। ठीक है जी। तो विदित का क्वेश्चन है स्लैश लॉगिन, या देख स्लैश लॉगिन सिर्फ ये है कि भाई जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो जाएगा कहाँ? स्क्रीन। अगर तो समझे कि अगर हम यहाँ जाके देखें कि जैसे अमेजोन पे ध्यान दें, अमेजोन पे /s का मतलब सर्च है। अब सर्च के बाद अगर हम यहाँ से जाकर सपोज आईफोन 11 में पहुंच गए तो देखिए यूआरएल बदल गया, एप्पल आईफोन 11 आ गया। तो इसका मतलब उसके केस में क्या करना है? अब अगर सपोज मैं जाकर इस आईफोन पे जाकर इससे ऐड टू कार्ट कर देता हूँ या बाय नाउ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, तो अगर मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया तो ये फिर यूआरएल चेंज हो जाना चाहिए। जैसे भी यहाँ आ गया तो इसका मतलब अब यूआरएल फिर से चेंज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर से पे ऑन डिलीवरी ये सब चीजें करना शुरू करूँ। नाउ द पॉइंट है, हमें समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हम इसे बाय करते हैं इस फोन को जाकर तो यूआरएल हर बार चेंज हो जाएगा। मैं उस पर जाने का उस वाले पेज पे, उसमें मेरे बहुत सारे कार्ड्स डले हुए। सो द पॉइंट इज कि भाई यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब हर बार क्लिक करने पे इट इज एक्चुअली गिविंग कि अगर मैं ट्राई प्राइम करता हूँ तो ज्वाइन प्राइम का अलग यूआरएल आएगा। इसका मतलब ऑन ईच रिक्वेस्ट देयर इज सम डायनेमिक यूआरएल। तो सेम थिंग वी हैव क्रिएटेड /login। इसका मतलब ये कि हम सर्वर पे जाके /login पे जब रिक्वेस्ट आएगी वी विल डू समथिंग एल्स। तो मैंने यहाँ जाके बोला कि जब यूआरएल में आएगा /login और मेथड होगा गेट तो मैं कुछ काम करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पर लिखा है लॉगिन और मेथड गेट पे मुझे क्या काम करना है। नाउ द पॉइंटर इज मेरे पास आ गया मेथड गेट यूआरएल लॉगिन। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पर जाकर क्या करना होगा? मुझे जाकर यहाँ जाकर कुछ एक्शन करना पड़ेगा कि भाई आई वांट टू रीड, मुझे रीड करना चाहिए। क्या रीड करना चाहिए? मुझे यूजर आईडी पासवर्ड हेल्पर्स में जाकर बना देता हूं This conference will now be recorded. कि अब हम नोड में उस जगह आ गए हैं जिससे हमें समझ आना शुरू हो कि अब हम इसका असल में यूज देख रहे हैं। हमने एफएस पढ़ लिया था अलग से, पाथ पढ़ लिया था अलग से, हमने पढ़ लिया था यूआरएल अलग से, ये सब अलग अलग पढ़ लिया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स करके असल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाते जा रहे हैं कि भाई वेबसाइट्स बनती कैसे हैं। क्योंकि हमारा सर्वर तैयार है, वो सर्व करने लग गया है, स्टैटिफाई पे काम करने लग गया है, अब वो लॉगिन पे भी काम करने वाला है। अब वो लॉगिन पे काम करने वाला है तो बिकॉज ध्यान सुनना मेरी बात को कि भाई मैं ना ज्यादा कोड को बुरा नहीं करना चाहता, बैड कोड की तरफ नहीं जाना चाहता। बैड कोड क्या है मेरे पास? बैड कोड ये कि भाई मैंने जाकर यहाँ एक सर्वर की फाइल बना ली है जिसमें मैं सर्वर साइड का लॉजिक लिख रहा हूँ। तो सर्वर साइड के लॉजिक का काम क्या था भाई? रिक्वेस्ट को लेना,
रिस्पॉन्स को लेना, लेकिन उसके पीछे जाकर डेटाबेस से यूजर आईडी पासवर्ड चेक करना कि वो डेटाबेस पे जाएगा, वहां से यूजर आईडी पासवर्ड चेक करेगा, फिर बताएगा, ठीक है चीजें। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि ये लॉजिक मैं इसके अंदर नहीं लिखूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला काम कर रहे हैं, इसे करने दो, यानी कि सर्वर इंटरेक्शन ये कर रहा है, इसे कर रहा है, लेकिन लॉजिक यहाँ नहीं लिखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड हेल्पर। तो हम हेल्पर यूज करेंगे, हेल्पर के थ्रू प्योर लॉजिक्स लिखेंगे। आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आई है। तो हेल्पर इज एक्चुअली टू डू द लॉजिक स्टफ, यानी कि यूजर ऑपरेशन होगा तो कैसे होगा, है ना, ऐड होगा तो कैसे होगा, डिलीट होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें भी यहाँ लिख रहे होंगे। ठीक है जी, आप सबको मेरी बात समझ में आई है? तो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ किसके थ्रू, ये सारे काम कर रहे होंगे हम हेल्पर के थ्रू, यानी कि लॉजिक के थ्रू। क्लियर है सबको बात? This conference will now be recorded. अच्छा जी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहुंचता हूँ वापस अपने कोड पे। दैट्स व्हाई आई क्रिएट अ हेल्पर। मैंने यहाँ पर एक हेल्पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और इस हेल्पर को बोलूंगा कि भाई जा यूजर आईडी पासवर्ड चेक करके बता। तो अभी हमारे पास डेटाबेस तो सीखा नहीं हम लोगों ने, हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम क्या करते हैं, हम एक फेक लॉजिक लिख देते हैं यूजर आईडी पासवर्ड चेक करने का। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बोलते हैं कि This conference will now be recorded. कि भाई लॉगिन सही है या नहीं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर ये चेक करेगा ना कि लॉगिन सही है या नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट से बुला यूजर ऑपरेशंस को बुला। तो जाएगा यूजर ऑपरेशंस को बुलाने के लिए, से बोलूंगा रिक्वायर कर ले भाई, रिक्वायर करके क्या कर, डॉट स्लैश हेल्पर्स में जा, हेल्पर से यूजर ले आ। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसका, जो उसका ऑब्जेक्ट आएगा उसे बोलूंगा इसमें से जाकर यूजर ऑपरेशंस में से जाकर डॉट लगाकर यहाँ पर से कॉल लगा दे, किसको, यहाँ से कॉल लगा दे भाई हमारे मेथड को। कौन सा वाला मेथड है देखो जरा। तो अगर हम यहाँ जाएं,
This conference will now be recorded. और लॉगिन करने में बताएगा वेलकम विथ पासवर्ड लिखा ना चाहिए, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या कर दो, पासवर्ड। तो ऐसा आ गया। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आई? ये काम करने लग गया। तो ये हमने गेट से तो कर लिया यार, तो ये आपको समझ आना चाहिए गेट से। गेट का प्रॉब्लम भी दिख गया आपको कि यूआरएल में सब दिखता है, लेकिन वो दिखाना भी जरूरी है कहाँ, जहां पर हमें सर्चिंग करनी हो। देखो डाउट्स पूछो भाई, कोई डाउट्स आ रहा है अभी किसी के दिमाग में? ये डायनेमिक समझ आना चाहिए कि डायनेमिक वे है, क्योंकि ये बिहेव अलग कर रहा है, बेस्ड ऑन कंडीशन काम कर रहा है। अगेन अपने पास डेटाबेस नहीं है, लेकिन हमने फंडा समझ लिया है कि हाँ काम कैसे चलेगा। देखो कोई डाउट आ रहा है किसी का? ये सब कुछ क्लियर है? हाँ जी बोलो बोलो। कितना कहाँ से रिपीट करूँ? देखो लॉगिन वाले पार्ट में सिर्फ इतना काम किया मैंने। ये चीज, हेलो बोलो तभी से। हाँ बोलो, फिर से बोलो क्या करें। लॉगिन वाले पार्ट में देखो सिर्फ इतना काम किया हम लोगों ने कि जब हमने लॉगिन क्लिक किया है तो स्लैश लॉगिन पे गए हम, ठीक है। स्लैश लॉगिन से हम पहुंच गए इस जगह, ठीक है। और बिकॉज लॉगिन के साथ क्वेश्चन मार्क लिखा रहा था, इसलिए मैंने यूआरएल डॉट स्टार्ट विद कर दिया, ठीक है। स्टार्ट विद ने हमें लॉगिन का यूआरएल दिया। जो भी लॉगिन का यूआरएल अपने पास आया उसमें से क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू मुझे निकालनी है। इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू कौन सी अपनी, अगर हम देखें तो स्क्रीन पे अगर हम देखें इसे फ्रॉम हेयर, जैसे मैं यहाँ जाके यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ तो स्क्रीन पे आते हैं। तो मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो आपको देखो ऊपर एड्रेस बार पे दिखता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ यूजर आईडी है, अमित है, ये सब है। ये सब निकालने के लिए सिर्फ एक ही आंसर है, यूआरएल डॉट पार्स, यानी कि उस यूआरएल को पार्स कर दो। उसके अंदर ये यूआरएल आप पास कर दो पूरा पूरा। ये यूआरएल पास कर दो, उसके साथ क्या पास कर दो, ट्रू। तो जैसे आप ट्रू पास करोगे तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर ओबीजे डॉट क्वेरी लिखकर और उसके आगे क्या, फील्ड का नाम लिखकर, जो भी आपकी फील्ड का नाम है, जैसे कि यूजर आईडी है, उससे आपको वैल्यू रिट्रीव मिल जाएगी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर किया। तो अगर हम यहाँ जाके देखें तो मैं यहाँ से जो भी यूआरएल में आया तो निकाला, फिर यूआरएल को पार्स किया और फिर उसमें डेटा निकाल लिया। उस डेटा को मैंने हैंड ओवर कर दिया किसको, लॉगिन को। तो हम यहाँ गए, यहाँ जाके उसने चेक किया यूजर आईडी पासवर्ड बराबर है तो वेलकम, नहीं तो इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने देख लिया भी कैसे कर रहा है डायनामिक वाला फंडा। और किसी को भी डाउट? स्टार्ट विद का पर्पस यार बहुत सिंपल सा है यार। स्टार्ट विद जब हम यूज कर रहे हैं तो नाम से बोल रहे हैं स्टार्ट विद, कि स्टार्ट विद क्या कर रहा है, अबाउट लाइन पे जाते हैं। और इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का मेथड है स्टार्ट विद। जैसे मेरे पास कोई नाम है, मान लीजिए मैंने लिख रखा है ऐसा, तो सपोज मैंने ये लिख रखा है। अब मैं कहता हूँ कि होता है अमित से, ट्रू। ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा इसके आगे, क्या ये नाम एंड्स विद होता है अमित से, तो नहीं, फॉल्स। तो ऐसे ही स्टार्ट विद एंड्स विद मेथड है। हमने यहाँ पर क्या चेक किया, क्या यूआरएल लॉगिन से शुरू होता है, क्योंकि हो रहा है, अगर देखोगे शुरू है लॉगिन से, उसके आगे के कैरेक्टर डायनामिक है ना, मुझे नहीं पता क्या आएंगे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, स्टार्ट विद, इसलिए मैंने एंड स्टेप पे लगाया। ठीक है जी, क्लियर है सबको बातें? सर गेट और पोस्ट वाला जो आप बता रहे थे डिफरेंस, वहाँ पे मेरी आवाज़ चली गई थी, एक बार वो बता दो दोबारा।
गेट पोस्ट HTTP के मेथड्स है। गेट का काम है जब भी हमें डेटा मंगाना है, तो जब भी हम सर्च करते हैं पेजेस पे जाके, तो हम डेटा मंगाते हैं ना, जैसे मैंने Amazon पे जाके मोबाइल सर्च किया तो दैट्स अ गेट रिक्वेस्ट। लेकिन अगर मैं यूजर आईडी पासवर्ड भरूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा, लॉगिन करूंगा, पेमेंट करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है। जब भी डेटा भेजना है बल्क में भर के तो इट इज पोस्ट। तो जो भी हम गेट से लिखेंगे वो यूआरएल पे दिखेगा, जो भी हम पोस्ट से लिखेंगे वो यूआरएल पे नहीं दिखेगा। तो अगर आपको अपने पासवर्ड, सीवी नंबर्स भेजने हैं तो आप हमेशा किसके थ्रू भी पोस्ट के थ्रू। ठीक है जी, क्लियर है बात? ओके सर। तो इसलिए हम यहाँ जो हम गेट लगा के बैठे हैं वो बैड है इस टाइम के लिए। हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पोस्ट में, कि हम पोस्ट पे कैसे भेज सकें। और पोस्ट में आपको पता है बल्क डेटा के लिए, जैसे अगर आपको रेज्यूमे अपलोड भी करना होगा तो आप अपलोड फीचर भी पोस्ट के थ्रू होगा, गेट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए याद रखना सर्चिंग करने के लिए, डेटा मंगाने के लिए आप गेट यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी कोड को, इसी वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसे कमेंट कर देते हैं इस लाइन को, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ जाकर ये फॉर्म टैग एडिशन आ रहा है इसको हटा देते हैं और यहाँ जाकर लिख देते हैं पोस्ट। तो अगर मैंने यहाँ पोस्ट लिख दिया, मैंने यहाँ पोस्ट लिख दिया, तो मुझे यहाँ जाकर भी ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, एल्सिफ और यहाँ क्या डाल देना होगा, इसका मतलब किस रिक्वेस्ट के लिए चलेगा? पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, बाकी सब। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसमें से डेटा निकालना है। गेट और पोस्ट में या दोनों में डेटा बॉडी में नहीं, बॉडी में वो पोस्ट के केस में जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के केस में, मतलब गेट के केस में वो सब एम्बेड होके यूआरएल के साथ जाता है। तो इसका मतलब पोस्ट में इतना भी डेटा जाएगा और रिक्वेस्ट की बॉडी में फिल होके जाएगा। ये अभी हमें दिखेगा कोड में, देखो। तो जैसे अब ये वाला जो कोड था ये तो बेकार हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि मैं यूआरएल पार्स तो कर नहीं सकता। तो मैं क्या यूज करूंगा, देखो मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट, REQ है ना अपने पास, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट डॉट ऑन लगाऊंगा और उससे आएगा डेटा। तब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो डेटा आएगा ना रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहा है, इसलिए आप लिख रहे हो रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और डेटा ज्यादा है। तो आप सबको पता है जब भी ऑन वर्ड आया डेटा के साथ तो इसका मतलब स्ट्रीमिंग हो रही है डेटा की, और स्ट्रीमिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अपने पास चंक आ रहे हैं डेटा के लिए, और हम डेटा को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो बेटर मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर दूं, वेयर डेटा इक्वल टू ब्लैंक, है ना, और यहाँ के लिखा हूँ देखो, डेटा प्लस इक्वल टू चंक। ठीक है, ये वाला जो डेटा है ये, ठीक है जी, ये जो डेटा है दिस इज माय इवेंट, ये इवेंट है, और जो दूसरा हमें डेटा दिख रहा है दैट इज माय वेरिएबल। तो ये वर्ड याद रखना कि यहाँ जो अपने पास डेटा आ रहा है इस जगह, ठीक है, ये इवेंट का नाम है। ठीक है, और यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ डेटा, ये इस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब आपको समझ आना चाहिए कि जब भी डेटा पोस्ट में आएगा तो रिक्वेस्ट के अंदर समझ लो, रिक्वेस्ट को समझ लो एक एनवेलप की तरह समझ लो आप, ऐसे उसके अंदर जो सोच लो जो लेटर है उसके अंदर डेटा पड़ा है, ये पोस्ट है। समझ लो पोस्ट हमेशा डेटा एनवेलप के अंदर डाल के भेजता है, इसलिए वो सिक्योर है और बहुत ज्यादा डेटा जा सकता है। लेकिन अगर आप गेट को समझो तो समझना एनवेलप पे बाहर जो लिखा होता है सब कुछ, उसका नाम ये सब, वो गेट से आता है, इसलिए वो अंदर नहीं आता, कभी बॉडी का पार्ट नहीं बनता, इसलिए उसे बोलते हैं हेडर्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए वर्ड याद रखना आप लोगों ने कि जब भी आप यूज कर रहे हो पोस्ट, तो आपको डेटा हमेशा जब भी पोस्ट आए वर्ड, तो पोस्ट के साथ याद रखो रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा करके आपको डेटा मिलेगा, चंक में आता रहेगा डेटा। जब डेटा पूरा आ जाता है आपके पास यहाँ से, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है, ऑडियो अपलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ रेज्यूमे अपलोड करना है, आप पोस्ट यूज करोगे, पेमेंट करनी है पोस्ट यूज करोगे। ठीक है, पासवर्ड्स भेजने पोस्ट यूज करोगे। तो आई होप सबको समझ आ गया पोस्ट का यूज। और रिक्वेस्ट डॉट ऑन एंड कर दिया हमने, एंड का मतलब अब डेटा आना बंद हो गया। अब डेटा अगर आना बंद हो गया तब क्या करोगे? ठीक है, तब आप क्या होगे, अब मुझे ये सारा काम करना चाहिए, यानी कि चेकिंग करने वाला कोड चला देना चाहिए, ऐसा मैं कुछ करूं। लेकिन अब हमें एक बात समझनी होगी, जितना भी डेटा अपने पास आया ना यहाँ पर, ये कभी भी डेटा यूआरएल से नहीं निकल सकता। तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसी काम का नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तो यूआरएल में से निकालता था, मेरे को डेटा यूआरएल में तो है नहीं जो मैं यूआरएल में से निकालूंगा। डेटा तो डेटा नाम के वेरिएबल में, अब इस डेटा नाम के वेरिएबल में जो डेटा है वो तो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को मेरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी ऐसे होगा क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाकर, यानी कि उसमें ऐसे लिखा हुआ नेम इक्वल टू समथिंग एम्परसेंड समथिंग, तो ये चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को, console.log डेटा इज इन पोस्ट, पोस्ट में डेटा क्या आया तुम्हारे पास, इसे डेटा छापना, बस यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ध्यान देना,
यहाँ होगा यूजर आईडी इक्वल टू समथिंग एम्परसेंड पासवर्ड इक्वल टू समथिंग, बट वो डेटा तो रीडेबल नहीं है ना अभी, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग की फॉर्म में, उसे भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज अ मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। तो हम क्वेरी स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल यूज करते हैं जो इस डेटा पे काम करने के लिए बना। तो क्वेरी स्ट्रिंग हम लोगों ने लिखा, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर भी पार्स नाम से मेथड होता है और उसके अंदर जाके आपको डेटा पास कर देना होता है। ट्रू फॉल्स का कोई चक्कर नहीं यहाँ पर, इट विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट, ये हमें ऑब्जेक्ट दे देता है। तो अपने पास ऑब्जेक्ट आ जाता है और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट में से मैं डायरेक्टली डेटा निकाल लेता हूँ। तो क्वेरी नाम का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट डॉट यूजर आईडी, ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये किसने किया, ये काम किया क्वेरी स्ट्रिंग में। तो अब इस बात को चेक कर। तो नाउ इट इज फॉर अ पोस्ट। अब फर्क देखना कितना बड़ा फर्क आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ यूआरएल पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से आते हैं भाई, बैक करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इसे ताकि चेंजेस के पास आ जाए पोस्ट वाले, फिर अमिट डालते हैं, फिर अमिट डालते हैं, लॉग इन करते हैं। आपने ध्यान दिया हो /login लिखा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क करके कुछ नहीं लिखा रहा, वेलकम अमित लिखा गया है ना। यहाँ तो बात समझ आई बात। और फिर यहाँ से जाकर मैंने अगर यहाँ पासवर्ड डाला गलत और फिर लॉगिन कर दिया तो यहाँ पर आगे इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। हाँ जी, सबको बात समझ में आ गई? अंकित शर्मा कुछ पूछ रहा है भाई। नहीं भाई, क्या क्या भाई, क्या समझ नहीं आया भाई? हाँ जी, ये सबको समझ में आई, डाइजेस्ट रही वाली बात। देखो कोई डाउट इसके अंदर कि पोस्ट से डेटा कैसे भेजना है? ओके सर। ठीक है जी, क्वेरी स्ट्रिंग ये सब समझ आ गया सबको कि क्वेरी स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल चाहिए होगा यहाँ पर। और एक चीज और भी देख लो ना आउटपुट में, तो तुम्हें क्लियर होगा कि जब पोस्ट से तुम्हारा डेटा गया था, जब पोस्ट से डेटा गया था, तो अगर हम पोस्ट का चेक करें, सबसे नीचे आ रहा है पोस्ट का, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। तो देखो डेटा इन पोस्ट देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क के बिना आता है बस डेटा, लेकिन आता है इस तरीके से। तो क्वेरी स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल क्या करता है, इसको उठाकर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। दैट इज द यूज ऑफ दिस। कोई डाउट गाइस? सर जो क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा पास होने के बाद से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना, मतलब ये एम्परसेंड के साथ क्या करता है? देखो करेगा क्या, जैसे हम इसे ऑब्जेक्ट में प्रिंट कराएंगे तो उसे की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट कर देगा उसे। यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ console.log यूएस पार्स ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख लो और कॉमा वो भी चेक कर दो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, एक काम करो, इस सबको भी हटा दो, इतना कुछ लिखा रहा है क्लियर कर दो, इसे मूव ऑन कर दो यहाँ पर दोबारा से। यहाँ जाओ, इसे रिफ्रेश किया हम लोगों ने, अमित डालते हैं, अमित डालते हैं, लॉगिन करते हैं, वेलकम अमित लिखा था। तो अगर आप देखोगे तो क्वेरी स्ट्रिंग पार्ट्स ऑब्जेक्ट ये था जो आया, ये बॉडी में आया जो आपको नजर आ रहा है, और ये जो आपने उसको कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हमने किया ऑब्जेक्ट पास करके। तो सब क्वेरी स्ट्रिंग वाले को नल प्रोटोटाइप है। क्या चीज? सही, ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप। ये टू स्ट्रिंग है ना, याद कर बहुत पहले जब हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो टू स्ट्रिंग चलता है। तो मैंने तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया ना, तो उसका टू स्ट्रिंग चला है, तो उसके टू स्ट्रिंग का लिखा हुआ है कंटेंट। सर लेकिन आपने कहा था टू स्ट्रिंग तब चलता है जब हम कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन लगाते हैं, आपने कॉमा में करा है इसको। अच्छा, तो यार इसके डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे ना ये भी, मतलब उसने कुछ तो लिख रखा होगा उसके लिए, क्योंकि मैंने इसे कहाँ छापा है। हाँ, इस बात तो सही कह रहा है कि मैं प्लस लगाता था तब टू स्ट्रिंग चलता था। तो अगर मैंने ओबीजी भी छापा तो फिर ओबीजी के अंदर का कंटेंट है यार ये, ठीक है। तो अगर तो ये देखेगा ना, क्योंकि मैं टू स्ट्रिंग क्यों बोल रहा था, मैं इसे देख के बोल रहा था, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में आता था टू स्ट्रिंग हमेशा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप है, सोच ले अंदर का कोई टाइप है उसके पास जिसने बना रखा होगा, और ये पार्स करके जो हमारा ऑब्जेक्ट निकल कर आया है इसके अंदर से, ठीक है। ये पार्स का रिटर्न टाइप है सिर्फ,
मतलब पार्स ने हमें जो रिटर्न किया दैट इज यूजर आईडी पासवर्ड, और वो उसके अंदर की कुछ प्रोटोटाइप वगैरह हो गई जिसने डाल रखी है, वो हमारे लिए है नहीं किसी काम की, लो लेवल है। हाँ जी, यहाँ तो बात समझ आ गई सबको, ये सारी सर, चीजें इसमें- एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हाँ बोलो। इसमें जब मेथड हमारा चलेगा जो पोस्ट एंड जो भी आपने लिखा है, तो सर इसमें जैसे ही मतलब रिक्वेस्ट आती है तो वो ये वाला इवेंट चला देता है जो रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके है डेटा कॉमा चंक। सर पोस्ट में जब पोस्ट पे रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि पोस्ट में बताया ना, पोस्ट में तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर आपसे पूछ रहे वीडियो अपलोड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, पोस्ट। अगर आपसे बोलेगा रिज्यूमे अपलोड करना है, यही यूज करोगे। आपसे बोलेगा 100 फील्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो ये यूज करोगे। इसका मतलब जब भी डेटा ज्यादा होगा आपके पास, सिक्योर होगा, वॉल्यूम उसका हाई है, तो आप क्या यूज करोगे, पोस्ट। तो पोस्ट अगर इतना डेटा लेकर आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ क्या होगा, स्ट्रीम होगा। नहीं, लेकिन सर इसमें चंक में जो यूआरएल में अपेंड हुआ है वो जो नेम यूजर आईडी इक्वल्स टू अमित वो करके वो वाली चीज अपेंड हो रही है ना। यूआरएल में नहीं हुआ ना अपेंड, पोस्ट में होता नहीं यूआरएल में अपेंड, ये तो बताया था मैंने, बॉडी में जाता। This conference will now be recorded. जो हम यूआई से कर रहे हैं ना, यूजर इंटरफेस से कर रहे हैं, वही चीज मेरे को दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, तो मेरी बात समझ आ जाएगी। जो बॉडी वाली बात बोल रहा हूँ उसकी, तो यहाँ चल जाओ, टीपी और क्या हमारा लोकल होस्ट और 1234/login, यही है ना अपना, और यहाँ कर दो आप पोस्ट। अब ध्यान देना, देखो जब मेरा गेट था ना, ध्यान देना, ये बॉडी डिसेबल है, दिखा आपको। जब गेट है तो बॉडी डिसेबल है, ठीक है। और जब पोस्ट है तो बॉडी अनेबल है। समझ में आई बात? इसका मतलब समझ आ गया, डेटा जब भी पोस्ट से आता है बॉडी में भर के जाता है। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स में हम निकालते हैं, बॉडी में भरता है ना डेटा, तो आप बॉडी पे क्लिक कर दो इस बार, ठीक है। बॉडी में देखो क्या कहता है, कहता है की वैल्यू पे डेटा होता है। की वैल्यू पे का मतलब क्या है, कहता है यूजर आईडी में डाल दो जो तुम्हारे टेक्स्ट की वैल्यू है, फिर पासवर्ड में डाल दो जो तुम्हारा पासवर्ड है। समझ रहे बात? अब ये क्या करेगा, जब तुम इस डेटा को भेजोगे तो ये जाकर इस डेटा के साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो बोलेगा यहां से यूजर आईडी उठाओ, ध्यान देना, इसे यूजर आईडी उठाओ, इसमें इक्वल टू करके ये वैल्यू डाल दो, फिर एम्परसेंड करके इस, समझ आ रही बात? ये भर के जा रहा है। इसको निकालने के लिए हमने रिक्वेस्ट डॉट ऑन लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता ये डेटा के साथ और कितनी फील्ड हो सकती हैं। समझ रहे? एम्परसेंड 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 लग के हो सकता है ये 100 फील्ड हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया रिक्वेस्ट डॉट ऑन। क्लियर है बात है? तो ये मैं बात समझा रहा हूँ कि पीछे से डेटा कैसे जाता है। अगर आप इसको अब चलाकर भी देखोगे तो आपको समझ आएगी बात है। देखो मैं सेंड करता हूँ, मैंने ऐसे भेजा ना डेटा बिना स्क्रीन के, सेंड किया, देखा आपको वेलकम, और यहाँ आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसके पीछे की वजह चेक करेगा हम, तो हमें समझ आना चाहिए कि भाई जो डेटा अपने पास आ रहा है भर के टेक्स्ट बॉक्स में से लॉगिन पे से, है ना, उसका नाम तो यूजर आईडी है, ठीक है। तो मैंने भेजा क्या है, यूजर आईडी तो भेजा है, पासवर्ड भी भेजा है, फॉर्म डेटा में भेजा है, तो भी ठीक है। अगर रॉ भेज देता हूँ इसे, ये नहीं समझ रहा है वाली बात, उसकी उसी स्टाइल में भेज रहा हूँ जैसा वो चाहता है, ठीक है। तो ये मैंने बाय डिफॉल्ट वैसे डाल दिया, यूजर आईडी अमित एंड पासवर्ड अमित, फॉर्म डेटा के फॉर्म में लेके जा रहा होगा, तो बॉडी में गया डेटा, देखो उसने वेलकम अमित बोल दिया। तो अगर मैं इसे यहाँ से टेस्ट कर लूँ, आई होप ये सबको समझ आया होगा। ये जीयूआई के बिना टेस्ट करवा के दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि अंदर क्या होता है, कैसे डेटा जाता है। मेक सेंस? उस डेटा को, ये जो डेटा अपने पास ऐसा आया, इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए क्वेरी स्ट्रिंग में देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग, और कुछ बस इसलिए
समझाया है सब चीजें कि भाई हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये काम कैसे कर रहा है, लेकिन ये बैड चॉइस है बहुत ज्यादा। आज मैं लॉगिन के लिए काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करोगे तुम लोग? फ्री लिखोगे दोबारा से इस कोड को या नहीं? बेसिकली जब पोस्ट में जिस करते हैं तो वो यूआरएल का मतलब एक तरह से गेट में भी तो हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा रहे थे, लेकिन फर्क ये है कि गेट में लिमिटेशन है 255 कैरेक्टर की, तो आप ज्यादा बड़ा कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं डाल सकते उसके अंदर, ठीक है? इसलिए सर्चिंग के लिए एप्रोप्रिएट है। जब आप सर्च करते हो किसी चीज को तो क्या करते हो, मोबाइल्स लिखा सर्च कर लिया, एलईडी लिखा सर्च कर लिया, ऐसे सर्च करते हो ना। ऐसा तो नहीं होता कि हम 10 लाइन का पैराग्राफ लिखेंगे फिर सर्च करेंगे। तो इसलिए वहां गेट बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ठीक है? लेकिन अगर हम अपने पासवर्ड, सीवीवी नंबर ये सब भेजेंगे, ज्यादा बड़ा डेटा भेजेंगे, तो पोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो दोनों का डेटा में फर्क ये है कि एक का डेटा एड्रेस बार में अटैच होके जाता है। अगर एड्रेस बार में कुछ चीज अटैच होके जाती है तो उसका भी एक फायदा है, क्योंकि आप उसे बुकमार्क कर सकते हो। आई होप सब समझते हो बुकमार्क, सब यूआरएल बुकमार्क कर देते हो अपने ब्राउजर में, ताकि अगली बार आपको दोबारा वहां जाना हो तो सीधा बुकमार्क ओपन कर लो। पोस्ट कभी बुकमार्क नहीं हो सकता, क्योंकि एड्रेस बार में कुछ लिखा ही नहीं आता, कोई पैरामीटर अटैच ही नहीं होता। क्लियर है सबको बात? इसलिए बोल रहा हूँ पोस्ट सिक्योर हो गया ना, तो डेटा अंदर ही अंदर ले जाता है बॉडी में भर के। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पोस्ट और गेट में जो फर्क है वो आप यही बोलो कि पोस्ट में डेटा बॉडी में भर के जाता है, इसलिए सिक्योर है। लेकिन जबकि गेट का डेटा ऊपर एड्रेस बार में दिखता है, तो इसका अंदर सर्चिंग जैसे पैरामीटर्स के लिए आप इसे यूज करो, ठीक है? तभी इसका नाम गेट। सर जब इसमें हम कोई फाइल भेजेंगे तो ये जो डेटा वाली जो स्ट्रिंग होगी वो पूरी एक बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी, और जब हम क्वेरी स्ट्रिंग में से चलाएंगे तो वो कैसे मतलब स्टोर करेगा उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में? नहीं यार, तब कुछ ऐसा नहीं होगा। असल में उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल भेजेंगे तो हमें उसके साथ कुछ मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। हम ये सब जो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ ना, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है चीजों को करने का। आप ये सोचो ना कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, तो उसमें जैसे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन बनाना चाहता हूँ, तो आप सब सोच के बताना क्या चेंज पासवर्ड गेट से होगा या पोस्ट से होगा? बताओ जी, चेंज पासवर्ड कैसे करोगे? पोस्ट से, ठीक है जी। तो इससे हमें समझ आ रहा है ना, जैसे पेमेंट करेंगे वो भी पोस्ट से करेंगे, तो इसका मतलब मैं कितनी बार लिखूंगा ये वाला कोड जो मैंने अभी लिखा है आप लोगों के सामने, इफ लगा के कितनी बार लिखूंगा? मल्टीपल टाइम। तो ये वाली जो कन्वेंशन जो भी हमने पढ़ी है ना, ये सिर्फ इसलिए पढ़ी है ताकि आपको एक्सप्रेस समझ में आ जाए बस। तो इसलिए इंट्रो क्या करता है, आपसे सर्वर लिखवाता है बिठाकर, कहता है अगर इस बंदे को सर्वर लिखना आता है तो एक्सप्रेस हो, तो एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क है, ठीक है? ऐसे ही कोआ नाम से ही फ्रेमवर्क है, तो ऐसे फ्रेमवर्क बने अलग अलग, ठीक है? एक्सप्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए कोर्स में डाल रखा है हम लोगों ने, जो सबसे ज्यादा कंपनीज यूज करते हैं। तो कंपनी वांट कि अगर इस बंदे को नोड में लिखना आता है ये वाली चीज, तो वो एक्सप्रेस में आसानी से लिख लेगा। तो अगर अब सब समझना, अगर फाइल को अपलोड करता हूं, तो नाउ देयर इज अ थिंग कि मैं फाइल में से पहले रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके डेटा निकालूंगा, फिर एफएस को यूज करूंगा, पाथ को यूज करूंगा, समझ पा रहे हो बात? क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा करके आपने डेटा तो निकाल लिया, वो जो किस फॉर्म में आ गया, बाइट के फॉर्म में आ गया। उस बाइट के फॉर्म के डेटा को आपको निकालना पड़ेगा, उस डेटा को निकाल के एफएस के थ्रू, पाथ के थ्रू फाइल में राइट करके आना। उसके बाद मुझे आउटपुट देना होगा कि योर फाइल हैज बीन अपलोडेड। ये नहीं करके, ध्यान सुनना, ये सब नहीं करके हम कोई मॉड्यूल यूज करेंगे कि मैं क्यों लिखूं एफएस में, क्यों लिखूं पाथ में, क्यों लिखूं रिक्वेस्ट डॉट ऑन। इसकी जगह मेरे को कोई प्री डिफाइंड मॉड्यूल मिल जाए जो अपलोड करके आ जाए। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट है मेरी बात? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि आपको सर्वर लिखना आ जाए, वो हमने कर लिया अचीव। हमें इनफाइनाइट चलाना आ गया, हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने आ गया, हमें गेट पोस्ट हैंडल करना आ गया, हमें स्टैटिक फाइल हैंडल करना आ गया, हमें डायनामिक फाइल हैंडल करना आ गया, और हमें राउटिंग करना आ गया। यही पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आप लोगों को। ये हमने बेयर मिनिमम चीजें कर ली। लेकिन अगर हम इससे बनाने बैठे सर्वर, तो समझना इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें सर्वर को लिखने में। तो हम बिजनेस एप्लीकेशन तो बना नहीं पाएंगे, ना तो हम शॉपिंग पे ध्यान दे पाएंगे, ना ही हम कोई यूट्यूब जैसी चीज पे ध्यान दे पाएंगे, बिकॉज आवर कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट वी आर एक्चुअली राइटिंग द सर्वर। सो इट इज जस्ट अ स्टार्ट, वेरी ग्लांस दे दी, स्टार्ट दे दी आपको। अब हम इसी स्टार्ट को यूज करके हम आ जाएंगे एक्सप्रेस पे। एक्सप्रेस पे जाके ये सब प्रीडिफाइन मिलेगा। तो उसका मतलब ये जो पूरा लिखा है, देख लो यार, कहाँ शुरू है, लाइन नंबर 34 से। तो लाइन नंबर 34 से लेकर लाइन नंबर 51 तक का जो कोड है,
वो वहां पर एक वर्ड का है, लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक वर्ड का कोड है जो हम लिखेंगे वहां पर, ठीक है, और डेटा आ जाएगा। दैट वर्ड इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बस ये वर्ड लिखो डेटा आ जाएगा आपके लिए। लेकिन उसके पीछे ये सभी चलेगा। अब सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही ये जो मैंने गेट में लिखा है ये पूरा, ठीक है, वो होगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो बस हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, जो हमने यहाँ लिखा है ना ओबी डॉट क्वेरी, वहां होगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, खत्म, इस पर आगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो हमने लिखा है ना स्टैटिक फाइल, फिर पीछे जाके स्टैटिक फाइल का फंक्शन बनाया पूरा, फिर स्टैटिक फाइल पे गए, फिर रीडर पे गए, फिर रीड किया, वहां पर मेथड होगा इज स्टैटिक, बस उस मेथड को हम कॉल लगाएंगे, वो सब कुछ करके आ जाएगा अपने आप। अब सबको मेरी बात समझ में आ रही है? फायदा समझ आ रहा है कि क्या है और क्यों सिखाया है, ये बात समझ में आ रही है? ये कनेक्ट This conference will now be recorded. बढ़ जाओ उससे, फिर अगर यहाँ तक क्लियर है तो। हेल्पर का पर्पस Yes, है sir. लॉजिक बनाना। हेल्पर को हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लॉजिक लिख सकें। ऐसा कि जैसे विदित ने पूछा हेल्पर क्यों, क्योंकि भाई मैं सारा लॉजिक सर्वर में तो लिखूंगा नहीं, समझो जरा। और सर्वर में लिखूंगा तो उससे नुकसान क्या होगा? टाइटली कपल्ड हो जाएगी एप्लीकेशन। आई डोंट वांट टू क्रिएट टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। टाइटली कपल्ड का मतलब है आज मैंने नोड का सर्वर यूज कर लिया, कल एक्सप्रेस का यूज करूं, कल जाके कोआ यूज करूं, तो मैं अगर सर्वर के अंदर कोड लिख दूंगा तो वो लॉजिक रीयूज नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया कि यहाँ हम सिर्फ लॉजिक लिख देंगे और सर्वर से उसे बुला देंगे, ताकि मेरी एप्लीकेशन लूजली कपल्ड रहे, टाइटली कपल्ड ना हो। ठीक है, क्लियर बात है? इसलिए मैंने हेल्पर बनाया अलग से। और कोई डाउट भाई किसी का? सर और जो हमने ये इंडिविजुअली राउट्स लिखे हैं ये भी हम सर्वर पे लिखेंगे सारे। एक और बात सी बात है आपने पूछी है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो दिस इज वेरी बैड कोड, है ना। तो एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं बैड कोड की। बैड कोड क्या है अपना, तो हमें समझ आएगा ना, हम एक्सप्रेस क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास अभी हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। द फर्स्ट थिंग इज, हमें सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ रही है, हमें राउटिंग करनी पड़ रही है, जो कि करनी तो है राउटिंग, लेकिन वो जो राउटिंग है वो कैसी है, वो नॉन स्टैंडर्ड राउटिंग है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब इफ एल्स लगाकर। अब इफ एल्स लगाने से सोचो क्या गड़बड़ होने वाली है। अगर सोचो तुम्हारी वेबसाइट पे 200 तरीके के अलग अलग टास्क हैं, तो ऑब्वियसली बात है 200 तरीके के यूआरएल होंगे, तो क्या तुम 200 इफ एल्स लिखोगे? कभी नहीं, वो गलत है। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा, हमें स्टैटिक फाइल सर्व करने के लिए खुद का लॉजिक लिखना पड़ रहा है, और उसमें तो ध्यान देना मैंने कुछ एक्सटेंशंस पे काम किया है, तो मेरे को खुद का लॉजिक लिखना पड़ गया है, ओन लॉजिक। ठीक है। तीसरा, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि गेट और पोस्ट चलाने के लिए, गेट और पोस्ट चलाने के लिए भी लॉजिक लिखना पड़ रहा है। देयर इज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है। फिर कुछ ऐसी बातें जो अभी हमारे दिमाग से बाहर है, जो मैं अभी छेड़ रहा हूं आपके दिमाग में। सेशन कैसे हैंडल करोगे? सेशन सब समझते हो? सब समझते हो सेशन हैंडल या नहीं, कि ये कैसे हैंडल करेंगे इसके अंदर? ठीक है। सेशन का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो तुम्हारा सेशन बनता है लॉगिन करते ही, और फिर वो सेशन से क्या करता है सर्वर, आप जैसे आपने लॉगिन किया, अमित ने लॉगिन किया, तो अमित के लिए एक सर्वर एक टोकन नंबर जनरेट कर देता है सर्वर पे,
यानी कि सेशन आईडी नंबर जनरेट कर देता है। उस सेशन आईडी नंबर को क्लाइंट को देता है ताकि वो आपको पहचान सके कि आप कौन हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि सर्वर आपको भूल जाता है, क्योंकि सर्वर एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे चलता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस होता है, कनेक्शनलेस होने की वजह से जैसे आप रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के बाद आपको भूल जाता है। और जब दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो आपको कैसे याद रखेगा कि आप अमित हो? तो कहता है आप वो जो टोकन नंबर आपको दिया था, यानी कि सेशन आईडी नंबर दिया था, वो आप भेजो मुझे, तब मैं पता लगा पाऊंगा कि आप कौन हो। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या समझना है कि जब भी आप लॉग इन करते हो तो सर्वर एक सेशन आईडी नंबर जनरेट करता है, उस सेशन आईडी नंबर को क्लाइंट को देता है। क्लाइंट अब जब दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो सेशन आईडी नंबर उसके साथ रिक्वेस्ट का अटैच करके भेजता है ताकि पता लगा सके कि कौन है। जैसे अगर लाखों यूजर है तो लाखों यूजर्स के लिए उसने क्या कर रखा है, सबको सेशन आईडी नंबर दे रखा है। मेक सेंस? सबको समझ आ रही बात? तो ऐसे चल रहा है। तो सेशन हैंडलिंग का तो कोई जवाब ही नहीं अपने पास अभी कि हम कैसे करें। अगर हम खुद करने बैठेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। क्या हालत खराब होगी? हालत खराब होगी ये कैसे जनरेट करूं यार टोकन नंबर, वो भी यूनिक। 1 लाख यूजर आएंगे तो 1 लाख लोगों को यूनिक मिल जाए, तो इसके लिए भी कोई मॉड्यूल मिलना चाहिए हमें। फिर इसे सर्वर पे स्टोर करूं, कहाँ स्टोर करूं, कौन से डेटाबेस में स्टोर करूं, फिर रिक्वेस्ट में से इसको निकालूं, हर बार निकालूं तो हर रिक्वेस्ट के लिए निकालूं, 100 रिक्वेस्ट होंगे 100 के लिए निकालूं। अब 100 रिक्वेस्ट के लिए निकालूं तो उसे कंपेयर करूं तो उसका भी लॉजिक लिखूं। तो इन सब चीजों को हमें बना बनाया हमें मिलता है सब चीजें। हाँ जी, समझ आ रही बात आप सबको? तो हमें समझ आया कि भाई ये कुछ ऐसे सवाल है जो हमें बने बनाए मिलने चाहिए। इसका मतलब राउटिंग होनी चाहिए स्टैंडर्ड, सबसे पहला पॉइंट। तो एक वर्ड जोड़ दो इसके साथ कि इसका जो सॉल्यूशन हम मान के चल रहे हैं वो ये है कि हम बोल रहे हैं कि हमें जो राउटिंग मिलेगी वो कैसी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब मैं अगर आपको सिखाऊं तो सबको एक जैसी आती है राउटिंग करनी। स्टैटिक फाइल सर्व करना भी स्टैंडर्ड, इसलिए स्टैंडर्ड लिखता है। गेट पोस्ट भी स्टैंडर्ड, सेशन हैंडलिंग भी स्टैंडर्ड। और एक और बड़ी चीज जो मैंने लिखी नहीं है ना, वो है सर्व फाइल्स एज अ रिजल्ट। अभी ध्यान देना, हम है ना पूरी फाइल सर्व नहीं कर रहे। जैसे वेलकम अमित ये लिख दिया आपने, अरे भाई वेलकम अमित थोड़ी लिखोगे, डैशबोर्ड का पेज दिखाओ ना पूरा, तो पूरा पेज बना के दिखाओ। तो सर्व फाइल एज अ रिजल्ट नहीं पता था हमें, नाउ इट इज अगेन अ स्टैंडर्ड। ये भी स्टैंडर्ड बन जाएगा अपने पास। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैंने भी नहीं लिखी है जो आगे चल के हमें दिखेंगे, वो सारी चीजें हमें बनी बनाई चाहिए ताकि हमारा कोर फोकस किस पे हो, हमारा कोर फोकस हो बिजनेस आइडिया पे, ताकि हम बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट कर सके, हमें एपीआई मिल जाए। तो आप में से अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं नहीं तो मेरे को खुद बनाने नहीं चाहिए, तो मैं उससे बोलूंगा प्रिंट एफ भी खुद बनाओ, स्कैन एफ भी खुद बनाओ, क्लियर स्क्रीन भी खुद बनाओ, सी का कंपाइलर खुद लिख दो। ठीक है, तो पॉइंटर ये है कि अगर हम ऐसा करना शुरू करें तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी एप्लीकेशन ही नहीं बनेगी। हम तो लो लेवल चीज बनाते बनाते रह जाएंगे, हाई लेवल चीज कभी बनेगी नहीं। तो अगर हमें हाई लेवल चीज बनानी है, हाई लेवल चीज का मतलब है कि मेरे को शॉपिंग बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ प्री डिफाइन मिलना चाहिए, लेकिन वो मेरे को समझ आना चाहिए कि क्या है। इसलिए पहले नोड में जाके सारी चीज समझाई गई है कि वो बनते कैसे हैं। अब बनी बनाई चीजों को यूज करने का टाइम है। क्लियर हो गया सबको बात? अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई यू लर्न एक्सप्रेस, क्या आंसर दोगे? हाँ जी, एक्सप्रेस क्यों पढ़ रहे हो, क्या आंसर देना चाहिए आपको? सर ताकि लो लेवल चीजों पे काम ना करना पड़े, बस अपने बिजनेस लॉजिक पे, क्योंकि वो फ्रेमवर्क है तो ये सारी चीजें उसमें बनी हुई होंगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब जैसे साहिल ने बोला कि स्पीड अप कर देगा डेवलपमेंट के प्रोसेस को, लो लेवल की चीजों पे हमें काम नहीं करना पड़ेगा, सब प्री डिफाइन मिल जाएगा हमें, और एक स्टैंडर्ड मिलेगा। सबसे बड़ी बात है स्टैंडर्ड मिलेगा, तो मेरे सारे डेवलपर एक जैसा काम करेंगे। तो आप सोचो हम सब जो 28-30 लोग हैं, हम सब स्टैंडर्ड वे में काम कर पाएंगे बिल्कुल। यानी कि जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सब के सब उसी स्टाइल में कोड लिखेंगे, तो हम में से कोई भी बंदा किसी के प्रोजेक्ट में स्विच करके काम कर सकता है, क्योंकि तरीका सबका सेम होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेस बनाया गया और ये बहुत पॉपुलर है, हम इसी पे आ रहे हैं। तो नोड की शुरुआत है समझना असली में, क्योंकि अब वेब पे काम शुरू है। अभी तो सब कुछ इंडिविजुअल पढ़ लिया हम लोगों ने, बड़ी मेहनत भी कर ली सब कुछ बनाने में, इवेंट्स पढ़े, बनाए, देखे, ऐसे एफएस पढ़ा, उसको अलग अलग मेथड्स देखे, सब अलग अलग सब समझ लिया। अब है सबको प्रैक्टिकल यूज करने का। तो सोचा अब हर रोज ऐसा होगा जिससे हम बहुत आसपास आते जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं शॉपिंग की एप्लीकेशन को दिमाग लेके चल रहा हूँ इस बैच में। मैं शॉपिंग की एप्लीकेशन को उठाऊंगा, उसमें कुछ कुछ पार्ट बनाऊंगा, कुछ कुछ पार्ट आप लोगों से बनवाऊंगा। तो जब ये बैच खत्म होगा तो हमारे पास शॉपिंग का एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैं सब कुछ लगा दूंगा जो शॉपिंग के लिए। तो प्रोजेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट करते वक्त हमें 2 चीजों पर ध्यान देना होता है।
ये हमेशा के लिए कर लेना आप लोग भी, जब भी आप भी किसी प्रोजेक्ट में काम करो। तो प्रोजेक्ट में ना दो चीज होती है, एक होती है टेक्नोलॉजी वाला काम प्रोजेक्ट में, ठीक है, और एक होता है बिजनेस वाला काम। दोनों एसेंशियल है आप लोग, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी वाले काम को ना ज्यादा स्मार्ट काम मान लेता हूँ कि वो स्मार्ट काम है, ठीक है। और ये वाला जो काम है वो मोर और क्लर्क साइड काम है। जैसे किसी बंदे को प्लस सिखा दो करना, तो फिर वो 2 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया, सबको प्लस ही कर देगा, कहीं लूप चला के कर देगा, कहीं कुछ। तो टेक्नोलॉजी वाला काम का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी वाले काम का मतलब है, जैसे कि मैं कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मेल कैसे होती है, दैट्स अ टेक्नोलॉजी वाला काम, ठीक है। ओटीपी कैसे जनरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी वाला काम। शेड्यूलिंग कैसे होती है, टेक्नोलॉजी वाला काम। डेटाबेस से कैसे काम कनेक्ट करके करते हैं, टेक्नोलॉजी वाला काम। पासवर्ड इंक्रिप्शन कैसे होता है, टेक्नोलॉजी वाला काम। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? फिर अपलोड डाउनलोड कैसे होता है, टेक्नोलॉजी वाला काम। ये प्रोजेक्ट में होगा ही नहीं होगा, सब सोचो तो ये होगा प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब बिजनेस वाले काम पे जाते हैं। बिजनेस वाला काम है कि शॉपिंग में न्यू प्रोडक्ट अपलोड होता है, उसकी फोटो अपलोड होती है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्क्रीन बनाएगा और मेरे बनी बनाई चीज को कॉल लगा लेगा, बस। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से ना कंपनी में टीम्स है, एक टीम बैठी होती है जो ये वाला काम करती है, एक टीम होती है जो ये वाला काम करती है, ये कस्टमर से बात करती है, ठीक है। तो ये इसी हिसाब का कोड लिखती है, और इस बनी बनाई टीम में सारी चीज बना के रख रखी होती है। जैसे अब अगर इसे लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन कराने का काम इसका जिम्मेदारी है लॉगिन कराना, ठीक है। लॉगिन करा के पासवर्ड इंक्रिप्शन करने के लिए इस सर्विस को कॉल लगा लेगा। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ज्यादा दिमाग लगाऊंगा टेक्नोलॉजी वाले में। आप लोगों से कहूंगा बिजनेस वाला काम कर लो। तो बिजनेस वाला जब आप काम करोगे तो इसका मतलब आप क्या कर लोगे, आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसा समझना, टेक्नोलॉजी वाला काम करने के बाद प्रोजेक्ट हो जाएगा क्लर्कियल वर्क, वही सेम काम दोबारा करते रहोगे। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट में लर्निंग कब तक है, जब तक टेक्नोलॉजी वर्क है, नया चीज आ रही है, उनको जोड़ते जा रहे हो। फिर एक टाइम बाद वो नई चीजें खत्म हो जाती है, फिर सिर्फ क्या रह जाता है, बिजनेस वाला काम रहता है कि ये आउटपुट लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो, थोड़ा बहुत लॉजिक वाला काम रहता है, ठीक है। तो इसलिए सारे जितने शॉपिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी वाला काम है वो सारा मैं करके रख दूंगा पूरा, ठीक है। फिर आप उसको क्लरिकल वे में जब करोगे तो इट्स मोर लाइक रिपीटेशन ऐसा होगा, तो इससे मजबूत हो जाएगा दिमाग, वो समझ आ जाएगा कैसे काम करता है, ठीक है। क्लैरिटी है सबको? तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट में क्या चीजें करवाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ मस्ट हैव, जो एक शॉपिंग के लिए चाहिए। और आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आप वो सारे काम कर दो जो नाइस टू हैव है, और इन दोनों को मिला के ही प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा या कहीं जॉब पे दिखाना होगा, तो आप पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे मस्ट हैव और नाइस टू हैव चीजों को मिलाकर, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इस तरफ, कोड की तरफ आते हैं। हम कोड में देखते हैं कोड में कैसे काम चलने वाले चीजों का। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस की, कि हमें एक्सप्रेस पे आ जाए। तो आज का डे स्टार्ट है हमारा एक्सप्रेस जेएस के, ठीक है। नोड जेएस शुरू है, सब लोग खत्म नहीं कोई सोचे, क्योंकि अब तो नोड जेएस चलता ही रहेगा हमेशा ही। तो अब आ जाओ एक्सप्रेस जेएस, साफ लिखा हुआ है, नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, फास्ट है, कोई ओपिनियन नहीं है इसका, अनओपिनियन है, और मिनिमलाइज्ड है। मिनिमलाइज्ड का मतलब बहुत छोटा सा फ्रेमवर्क बना के छोड़ दिया है। इसे इस तरीके से बनाया गया, इन्होंने बोला कि हम ज्यादा फीचर देंगे नहीं इसके अंदर, बहुत कम फीचर देंगे, बहुत ही कम फीचर के साथ इसे बिल्ड कर देंगे। और इसे बोला कि अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आप क्या करो, आप इंस्टॉल कर दो फीचर्स। तो वो फीचर्स कहाँ से इंस्टॉल होंगे उसे भी देखते हैं एक बार। तो वो सारे फीचर्स आएंगे आपके पास रिसोर्सेज में से। तो रिसोर्सेज में मिडलवेयर नाम का फीचर होगा, वहां सारे फीचर्स है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। अभी हम शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस से। तो एक बार गेटिंग स्टार्टेड की तरफ आते हैं इसके। तो यहाँ बता रहा है कुछ चीजें कि एक्सप्रेस कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला काम क्या, एक्सप्रेस को यूज करने के लिए हम यहाँ पहुंचते हैं। तो आप एक्सप्रेस को पढ़ना कितना आसान काम है, बस इतनी बातें रखेंगे। फास्ट है, फास्ट इसलिए वही हल्का है। अनओपिनियन है, इसका मतलब किसी के हिसाब से नहीं बना हुआ, जिसको जैसा चाहिए वैसा वैसा वो फीचर इसके अंदर डालता है। इसका मतलब बहुत छोटा है और बहुत सारे फीचर आप इसके अंदर भरते जाओ। और मिनिमलाइज है ही, स्मॉलेस्ट है, बहुत स्मॉलेस्ट है। तो बहुत मिनिमम फीचर से शुरू रहता है, बहुत ही मिनिमम फीचर से शुरू रहता है। और उसके बाद बोलता है जो फीचर चाहिए आप डालो, इंस्टॉल करो नीड बेसिस पे, ठीक है। ग्रो करना हमारा काम है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, आज से हम अपना डे 1 लेते हैं शॉपिंग का।
अब जितने भी डे में मैं डेली करूंगा दैट इज ऑल अबाउट द शॉपिंग। तो हम शॉपिंग बनाते जाएंगे। शॉपिंग का प्रोजेक्ट काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए सोच समझ के रिज्यूम में डालने की कोशिश करना है इसे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत लार्ज है। ठीक है, तो कॉलेज वाले में जो सबमिट करते मानेंगे नहीं इस प्रोजेक्ट्स को ना, कि अरे वेब डेवलपमेंट करके आया। वेब डेवलपमेंट को ऐसे ही बना रखा है आजकल फालतू का, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसके बिना तो दाल रूटीन चलेगी किसी की भी। तो मतलब समझ रहे, डेटाबेस वालों की जॉब नहीं चलने वाली, डेटा एनालिसिस वालों की जॉब नहीं चलने वाली, यानी मशीन लर्निंग नहीं चलने वाला इसके बिना, अगर हम शॉपिंग वॉपिंग बंद कर देना। यानी कि अगर हम लोग फुल स्टैक डेवलपर्स कहें कि हम धरना देते हैं, हम नहीं बनाएंगे कुछ कोड, तो सोचो सारे बाकी सारे इतने बिजनेस हैं सब शट डाउन हो जाएंगे उठाकर, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं तो काम किस पे करोगे? सॉफ्टवेयर नहीं तो टेस्टिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं तो डिजाइनिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं तो डेटा एनालिसिस नहीं है। इसलिए समझना, सबका जो पेट भर रहे हो ना, तुम ही लोग भर रहे हो फुल स्टैक वाले। इसलिए बहुत बड़ी वैल्यू है मार्केट में इसकी, फुल स्टैक की मार्केट में, कॉलेज में हो या ना, ठीक है, डजंट मैटर। वैसे भी आपको कॉलेज में ठहरना है, आपको तो जॉब करनी है अल्टीमेटली। ठीक है, इसलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में इसलिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की नीड है। अगर आप सोचो अमेजोन में डेटा एनालिसिस वाले बंदे बहुत कम होंगे जितने आपके पास डेवलपमेंट वाले होंगे, क्योंकि इतने सारे डेवलपर्स से हैंडल कर रहे हैं चीजों को। इसलिए समझो बहुत ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा है। तो अब आप समझ के चलो कि जब हम फुल स्टैक बना रहे हैं यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन, क्योंकि हम एंड टू एंड बनाएंगे, तो जो रिएक्ट पढ़ रहे हैं उसको भी जोड़ देंगे आगे चल के इसके। तो फुल स्टैक में जो हम अभी एक्सप्रेस से चीजें बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एक्सप्रेस को यूज करेंगे, इसके थ्रू बनाएंगे हर चीज। सबसे पहले एक्सप्रेस को लेकर आना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ताकि हम उसके फीचर्स लेकर आ सकें, और बहुत मिनिमाइज्ड फीचर्स से काम करना शुरू करेंगे, फिर उसे ग्रो करेंगे। कैसे? देखो, तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि हम शॉपिंग बना रहे हैं, मैंने बोल दिया ना, शॉपिंग जो है इट इज मच हाई देन दिस। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में यार, अभी तो कौन आंसर करने वाला है? फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में यार कोई बता पाएगा? विदित ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में कोई फर्क है? कौन बताना पसंद करेगा इस बात को कि फ्रेमवर्क क्या देता है? लाइब्रेरी तो सिर्फ फंक्शंस देती है यूज करने के लिए। लाइब्रेरी सिर्फ उसका नाम पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं यूज करने के फंक्शंस को फ्रेमवर्क में। मतलब ये ना बोले यार, ये ना बोले कि हम पर्टिकुलर रूल होते हैं फंक्शन को यूज करने के, ये नहीं बोल के हमें बोलेंगे पर्टिकुलर गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स होते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के। ठीक है, जो भी अभी तो बात करी है मैंने आप लोगों के सामने, तो जो विदित ने क्वेश्चन पूछा वो मैं भी बता चुका हूँ उसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बात करी थी इस जगह कि पहले भी तो हमने काम किया है, लेकिन राउटिंग का स्टैंडर्ड नहीं था तुम्हारे पास। अब स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड का मतलब भी तो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है। स्टैटिक फाइल का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, अब स्टैंडर्ड है तुम्हारे पास। गेट पोस्ट करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, वो भी स्टैंडर्ड है। सेशन हैंडलिंग करने का स्टैंडर्ड है, सर्व फाइल्स करने का स्टैंडर्ड है। इसका मतलब हर चीज की क्या बना दिया? स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बना दिया, ताकि हम बड़ी टीम के साथ काम कर सके। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं हो सकता। तो लाइब्रेरी में तो सिर्फ फंक्शंस है, बुलाओ, कॉल लगाओ, दैट्स इट, देयर इज नो स्टैंडर्ड एट ऑल। हाँ जी, समझ में आ गई बात है? इसलिए एक्सप्रेस जो है हमारे पास वो एक फ्रेमवर्क है, इट इज नॉट जस्ट अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब हम सब के सब जो भी चीज पढ़ेंगे वो सब की सब चीजें एक जैसी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कुछ कर देंगे। ठीक है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम शॉपिंग बनाने की बात करें तो हमें यहाँ देखना है कि भाई जब हम शॉपिंग बनाएंगे, अरे भाई स्विदित अभी दिखेगा ना होता हुआ। अभी कौन सा तुमने फ्रेमवर्क पढ़ा लाइफ में? एक बार बता। ये तो बोल रहे हैं सर ये समझ नहीं आता, मतलब ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तो भाई कौन सा एक फ्रेमवर्क का नाम बता दे तूने यूज किया हो अभी तक अपनी लाइफ में? एक भी? कोई नहीं। तो दिख कैसे जाएगा? अगर कोई भी नहीं यूज किया तो कैसे देख लेगा भाई स्टैंडर्ड? अब यूज करेगा, अब दिखेगा स्टैंडर्ड। अब वो कैसे देख पाएगा? मैं जैसे करवा रहा हूँ शॉपिंग, उसके बाद तू सोच ले मैं शॉपिंग की जगह एक कॉलेज का सिस्टम बनाता हूँ, तो जो मैं लिखूंगा कोड वही तू कोड लिखेगा उसमें, तो देखो स्टैंडर्ड दिखेगा कि हाँ जी ये जो बंदा शॉपिंग में लिख रहा है, जो तरीका होगा मेरा सर्वर बनाने का, जो तरीका होगा फाइल को सर्व करने का, जो तरीका होगा रिक्वेस्ट लेने का, जो तरीका होगा रिस्पॉन्स भेजने का, जो तरीका होगा पेज पे रीडायरेक्ट करने का, जो तरीका होगा सेशन हैंडलिंग करने का, वो सब सेम होंगे दोनों के। समझ रहे हो? चाहे वो कॉलेज का सिस्टम बनाओ, चाहे शॉपिंग बन रहा हो, दैट इज बिकम अ स्टैंडर्ड। क्लियर बात आप लोगों को? तो हम आते हैं जी यहाँ पर, और इसलिए मैंने बोल दिया कि हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लेते हो उसमें बहुत मेहनत लेने वाली है, जो भी रियलिस्टिक है। इसलिए मैंने बोला शॉपिंग रियलिस्टिक है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाके एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बना के इसका नाम करते हैं शॉपिंग। ठीक है, यहाँ पहुंचते हैं और शॉपिंग में मैं आपको
चीजें बताता जाऊंगा, बिजनेस बताता जाऊंगा, उस बिजनेस के हिसाब से आप सब लोगों ने काम करना है। अब क्या क्या करके रखोगे इसके लिए पहले से ही शॉपिंग के लिए, जो आज हम रेडी कर लेते हैं अपनी मशीन, ताकि अगली क्लास के लिए हमारे पास पूरी मशीन रेडी हो अपनी। तो यहाँ जाते हैं भाई, यहाँ से हम टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, सीडी डॉट डॉट कर देते हैं, सीडी शॉपिंग, हाँ सीडी शॉपिंग कर देते हैं। कहाँ रह गया भाई शॉपिंग, नोटबुक से बाहर है, हाँ नोटबुक से बाहर है, तो सीडी डॉट, ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया, सीडी शॉपिंग कर दिया। अब सबसे पहला काम आप सब जानते हो, npm init-1, सब जानते हो packet.json तैयार है, यस 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 सब चीजों से है ना। अब इंस्टॉल करते हैं npm install express --- सेव लिखना ऑप्शनल होता है, आप लिखो इसका मतलब सेव होगा packet.json के अंदर। तो npm install express, बस इससे करते ही क्या हुआ होगा, देखो इससे असली मैजिक ये हुआ कि जो हमने शॉपिंग का फोल्डर बनाया था उसके अंदर packet.json के अंदर आपके पास क्या इंस्टॉल हो गया, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। मेक सेंस? अब एक्सप्रेस को यूज करने की बारी आती है। तो एक्सप्रेस को यूज करने के लिए हम पहली फाइल लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं app.js। ऐप का मतलब एप्लीकेशन, रिएक्ट में भी वो यही वर्ड था ऐप, यहाँ पर भी यही वर्ड है ऐप, क्योंकि ऐप स्टैंड फॉर एप्लीकेशन। सो आई स्टार्ट विद app.js। app.js में आई विल राइट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस नाम का फ्रेमवर्क मेरे पास आ गया है। अब एक्सप्रेस नाम के फ्रेमवर्क को मुझे यूज करना है, तो मैंने एक्सप्रेस लिखा। उस एक्सप्रेस के अंदर से, ध्यान देना, उस एक्सप्रेस के अंदर से निकलेगी एप्लीकेशन, तो मैं लिखूंगा const app express। const app equal to express लिखा तो एप्लीकेशन मेरे पास आ गया। अगर आप ध्यान दो, जितने भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट में आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में काम कर रहे हो। वो कहता अपने आप को लाइब्रेरी है, लेकिन करता फ्रेमवर्क जैसा काम है, उसकी खासियत है रिएक्ट की, क्योंकि वो अपने आप को बहुत मिनिमलाइज रखना चाहता है। क्योंकि लाइब्रेरी से लोग कम डरते हैं, फ्रेमवर्क से लोग ज्यादा डरते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, फॉलो करने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर हम रिएक्ट में देखें तो विदित से मेरा क्वेश्चन है, विदित डंप कंपोनेंट्स बनाने के लिए क्या लिखना होता है रिएक्ट में? स्टैंडर्ड तरीका है ना, एरो फंक्शन और आपके पास फंक्शन है ना। स्मार्ट बनाने के लिए करना होता है, क्लास बनानी होती है, एक्सटेंड करना होता है कंपोनेंट से, रेंडर बनाना होता है। ये स्टैंडर्ड है या नहीं? ध्यान से देखो तो इसका मतलब Yes, sir. अगर तुम रिएक्ट पढ़ के किसी और के प्रोजेक्ट में जाके काम करो, सोचो तुमने रिएक्ट पढ़ा यहाँ से, फिर तुम किसी कंपनी में लगे और तुम्हें रिएक्ट पे ही प्रोजेक्ट मिला, तुम्हारी लाइफ आसान है, क्योंकि तुमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं पहले। अब तुम्हें सिर्फ क्या सीखना है, उस कंपनी से बिजनेस सीखना है, उस कंपनी का बिजनेस समझाओ, और किसी चीज में नहीं फंस सकते। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में बनाओ, सोचो तुम यहाँ से जावास्क्रिप्ट पढ़ के गए, वो प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पता नहीं वो कैसे काम करता है। फंक्शन कंस्ट्रक्टर लगाता है, प्रोटोटाइप लगाता है, प्रोटो लगाता है, अंडरस्कोर प्रोटो लगाया था, एक्सटेंड्स लगाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, आईएफ लगाता है, कितनी सारी चीजें थी वहां पर, याद है आप लोगों को? जो मर्जी कर सकता है वो बंदा। कहीं पे क्लोजर लगाया था, कहीं पे कॉल बैक्स लगाया था, कहीं पे प्रॉमिस लगाया था, कहीं एसिंग लगाया था, कहीं अवेट लगाया था, ह्यूज थिंग्स, ठीक है। बट देयर इज नो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस टू बिल्ड एनी प्रोजेक्ट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो जो फर्स्ट लाइन पे किया आपने, इट मींस यू आर रिक्वायर एन एक्सप्रेस, इन अ सेकंड लाइन यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन। लाइक वहां पर हमने ऐप कंपोनेंट बनाया था, इट्स अ रूट, हियर ऐप इज अ रूट, ठीक है। नाउ द थिंग इज, बिकॉज ऐप इज फॉर एप्लीकेशन, नाउ यू लिसन द ऐप। तो यहाँ जाके आपने लिखे 1 2 3 4 स्टार्ट। सर अगर ये मिल गया आपको। ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस वाला समझाना पूछिए। क्या चीज? कौन स्टेप का मतलब यार ये है कि देखते हम कोई एक्सप्रेस बना रहे हैं, तो एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस तो हमारा फ्रेमवर्क है ना। एक्सप्रेस क्या चीज है? हमारा फ्रेमवर्क है, वो हमें मिल गया, उसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं? एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो लाइन नंबर 2 पे हम ऐप बनाने का मतलब क्या? वी आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब हम शॉपिंग बना रहे हैं, या हम यूट्यूब जैसा बना रहे हैं, या फेसबुक जैसा बना रहे हैं। दीज ऑल आर द एप्लीकेशन। सो लाइन नंबर 2 डिनोट इट्स एन एप्लीकेशन, एंड लाइन नंबर 3 सेज स्टार्ट कर दो उस एप्लीकेशन को। तो हमने उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 पे। और गुड प्रैक्टिस आप लोगों को सिखा रखी है कि कैसे लिखना चाहिए। process.env.port। सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। सर्वर स्टार्ट हो गया तो एक बार चेक कर लो यार, सर्वर चलता है या नहीं चलता, देखना क्लियर। और यहाँ पहुंचे हम nodemon app.js, देखो जी सर्वर स्टार्ट, और यहाँ गए। अब ध्यान देना कितना सही चलने वाली चीज है। लोकल होस्ट वो कितना सही दिया ना इसने, कैन नॉट गेट। इसका मतलब क्या है? बोले कि भाई देखो तुमने कोई पेज तो बनाया नहीं है, मिलेगा क्या? लेकिन याद है हमारा पहले वाले केस में क्या होता था? लोकल होस्ट 1 2 3 गोल गोल घूमता रहता था, कुछ नहीं बताता था, घूमे जा रहा है बस गोल गोल को। लेकिन यहाँ पर इसने एक्सप्रेशन दिखा दिया कि इसने अपना अंदर ये तक हैंडलिंग कर रखी है। अगर आपने
कोई चीज नहीं बना रखी है, आपके पास कोई ऐसा यूआरएल है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटलीस्ट आपको पेज पे बताएगा कैन नॉट गेट। मेक सेंस? अच्छा, अब बात आती है यार मेरे पब्लिक फाइलों को चला के भी तो दिखाओ। तो मैं शॉपिंग में जाता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ, किस नाम से? पब्लिक नाम से। पब्लिक स्टैंडर्ड वर्ड है, उसके अंदर index.html बनाता हूँ, ठीक है। तो index.html कर देते हैं हमसे, तो index.html बनाता हूँ। html नाम की एक्सटेंशन होती थी पुराने जमाने में, इसलिए मैंने html लिखा। तो login.html बनाता हूँ, ऐसे होगा अपने पास। registration.html बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं बाकी जितने पेजेस बनाना चाहता हूँ बना दूंगा। index.html पे जाता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ कि मैं पहुंच गया होम पेज पे। तो होम पेज लिखने के लिए आई एम राइटिंग h1। अब लाइव देखना कितनी आसान है, आई एम होम पेज, ठीक है। और वो बोलता है इस पे एक लिंक है AHREF, इस पे लिखा है login.html, बंदा यहाँ से पहुंच जाएगा लॉगिन पे। यहाँ पहुंच गए हम लॉगिन पे। लॉगिन पे जाके लिखते हैं यहाँ फिलहाल सिर्फ इतना लिखते हैं h1 आई एम लॉगिन पेज, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। लॉगिन पेज पे जाके लिखते हैं हम AHREF, और यहाँ लिख देते हैं कि भाई लॉगिन से पहुंचा दो रजिस्टर पे। यहाँ लिंक दे दिया हमने रजिस्टर का, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सब करा था हम लोगों ने, इसके पीछे याद हो बहुत सारा कोड लिखा था, इज स्टैटिक फाइल, फिर फाइल रीडर, फिर वो फाइल रीड करता था, फिर दुनिया जान का कोड। रिक्वेस्ट में अगर रिक्वेस्ट आ रही है, यूआरएल ब्लैंक आ रहा है तो index.html खुल जाए, वरना कुछ और खुल जाए। ये सब हमने बहुत सारी चीजें लिखी थी। यहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ ऐप। ऐप का मतलब है जी एप्लीकेशन, ध्यान देना, ऐप का मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज ब्लैंक। लाइन नंबर 2 पे यू हैव एन एप्लीकेशन बट इट इज ब्लैंक, इट डज नॉट हैव एनीथिंग। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड app.use, there is a thing called app.use. So the application is using something. Application is using something. That's why there is a method called app.use, and it is using what? It is using express.static public. इसका मतलब क्या है? ये वही है is static जो मैंने अंदर कोड लिखा था, इसने अंदर लिख रखा है सब कुछ। मैंने इसका कोड खोल के लिख रखा है, इसलिए मैंने वाला कोड लिख दिया था आपके सामने। तो express.static public इसका मतलब क्या है कि जाओ और स्टैटिक फाइलों को सर्व कर दो। अब देखो कमाल क्या होता है। मैं एंटर मारता हूँ, देखो लॉगिन करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, देख रहे हो आप लोग रजिस्ट्रेशन में कुछ लिखा नहीं है हम लोगों ने, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन में भी जाके कुछ लिख दो यहाँ जाके, तो आपने ध्यान दिया हमने कुछ भी नहीं किया, कोई फाइल नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, सब कुछ अंदर लिखा पड़ा है। बस क्या लिखा हम लोगों ने, हमने जाके लिख दिया express.static, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है? तो 1 2 3 4 लिखने पे, एंटर मारने पे, request.url मिलने पे, स्लैश मिलने पे, वो index.html को बाय डिफॉल्ट खोलते ही उसे पता है index.html इज अ मेन फाइल। और फिर उसके बाद क्लिक करता जाता हूँ तो लॉगिन वगैरह सब कुछ खुल जाता है। सो इट मींस app.use यूजिंग समथिंग। वो क्या समथिंग है वो हम देखेंगे आगे चल के, बट द थिंग इज your app is a blank by default, and when you use app.use, so it has a power of express.static public. Now it is able to serve the public files, और उसके अंदर चाहे CSS हो, चाहे JS हो, चाहे सर वॉइस चली गई, मेरी साइड ही गई, सबकी साइड चली गई। सबकी गई हुई है। सबके गई सबके। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, एक बार फोन करना पड़ेगा लगता है। हेलो, तीन चार लोग। हेलो हेलो हेलो। विदित, हाँ भाई, एक बारी बात करके देखो यार, सबका उधर पावर ओवर चला है क्या? क्या पूरा बंद है? हाँ सर ऑफलाइन हो गए हैं, मैं भी करता हूँ। हाँ, एक बार बात करके देखो ना क्या होता
हेलो हेलो। हरीश, हाँ हरीश बोलो। तुम्हारी कहाँ तरफ गए वॉइस सब? नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है, किसी की भी तरफ आ नहीं आ रही। विदित पूछ रहा है। सो गए सर। आ गए सर। हेलो, हाँ जी सर। यस सर। कहाँ से किया था यार? सो स्टैटिक का बता रहे थे आप। स्टैटिक में जो पब्लिक है अपने पास फीचर, वो इसलिए है ताकि जो हमने अपना स्टैटिक फाइल बनाया था ना खुद का, वो इसके पास इंटरनली बना हुआ है। सो व्हेन वी यूज दिस express.static, वो जाके पब्लिक में से सारी फाइलें सर्व कर देता है। अगर समझ रहे हो बात? तो हमें क्या नहीं करना पड़ता, हमें जाकर अब वो सब नहीं लिखना कि मैं स्टैटिक फाइल लिखूं, फाइल रीडर लिखूं, वो सब खत्म पूरी तरीके से। तो जब हम लिखते हैं ना लाइन नंबर 3 पे app.use, तो लाइन नंबर 2 पे हमारे पास ऐप बना है which is blank. It does not have lot of features. When we use app.use का मतलब we are giving a feature to application कि now application can use static file है, किसी यूज कर सकता है, स्टैटिक फाइल यूज कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है express.static में क्या लिखा, तो आप पूरी वही कहानी समझा दो इस स्टैटिक फाइल वाली, कि वो जाके एक्सटेंशन चेक करता है, पब्लिक फोल्डर में से उठाता है, एफएस को यूज करता है, पाथ को यूज करता है, स्ट्रीम को यूज करता है, पाइप करके डेटा भेज देता है। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आ रही है? दैट्स व्हाई मैंने यूज किया था ना, इसके पास सिर्फ एक वर्ड है स्टैटिक लिखो और वो स्टैटिक फाइल को सर्व करके आता है, और उसके साथ डायरेक्टरी का नाम दे दो, किस डायरेक्टरी में स्टैटिक फाइलें पड़ी है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसकी बराबरी कर ली इसके थ्रू कि जो हम यहाँ कर रहे थे, एक बार मैं यहाँ तो पेज सब होने शुरू हो गए। हमने लिखा लोकलहोस्ट 1 2 3 4, तो अभी ध्यान दो, हमें ये तक नहीं लिखना पड़ रहा कि होम पेज है तो index.html पे जाए। ये इसके पास खुद की इंटेलिजेंस है कि बाय डिफॉल्ट होम पेज इज index.html। इसलिए आप जब भी कोई वेबसाइट बनाओ, उसमें पहला पेज क्या रखना है, index.html रखना है। दैट इज योर होम पेज। ये स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उसने अपने आप index.html को उठाया, और फिर लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन को उठाया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन को उठाया। सो देयर इज नो नीड टू राइट फाइल हैंडलिंग वाला कोड। समझ आ रही है सबको बात? तो इस स्टैटिक फाइल जो आज हमने बनाया था नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उसकी जगह क्या मिल गया, express.static। ठीक है, हम इसे यूज करेंगे। देखो गाइस, कोई डाउट इसके अंदर? सर डिफॉल्ट यदि किसी और पेज को बनाना चाहे, जैसे होम पेज नाम का ही HTML हो, तो इसमें कर सकते हैं एक्सप्रेस में? ये वो कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगे अलग से पैरामीटर में, लेकिन मैंने ऐसा होता दिखा नहीं कहीं पे कि कोई index.html को बदल के कुछ और नाम दे रहा हो। क्योंकि इसका प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, तेरे सर्वर पे भी आएगा। AWS पे जाओ, वो भी index.html को समझता है बाय डिफॉल्ट। GoDaddy पे जाओ, वो भी index.html को समझता है। तो सब जगह कॉन्फ़िगरेशन करते आना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है चॉइस। सर अगर इसको यहाँ ना मिले index.html तो एरर देता है कोई? एरर दे देगा सीधा 404 बोल देगा, ये बता देगा कि ये रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। सर फोटोज वगैरह अगर हमारे जैसे हम SRC में डालते हैं IMG टैग के अंदर, सब कुछ कराएगा सर एक ही बारी में? क्या चीज सर जैसे फोटोज नहीं, हमने जब अपना प्रोजेक्ट बनाया था तो हम फोटोज और CSS वगैरह सब कर देते हैं, तो वो सब कुछ उठा सब कुछ डालेगा, सब कुछ पिक कर लेता है। फोटो डाल दे तो ऑडियो डाल दे, वीडियो डाल दे, कुछ भी डाल दे उठा। मैं यहाँ से पब्लिक में इमेजेस को उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसकी इमेजेस को उठाया, बस हमें वहाँ पाथ देना पड़ेगा बस, दैट्स इट। क्योंकि मैं कोड में बताऊंगा ना। तो यहाँ जाए शॉपिंग पे, पब्लिक में, यहाँ पे कैसे। अब अगर मैं मान लिया index.html में बैठा हूँ, यहाँ जाके इमेज दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया IMG SRC
images mobile.jpg, बस ये लिखना है मेरे को, मुझे और कुछ करना है इस लेवल पे जाकर। तो अगर मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सबको समझ में आई बात? तो सब कुछ कर दिया ना, उसके अंदर लिख दिया जो हमने लिखा था पहले, तभी तो बोल रहा हूँ एक्सप्रेस का फायदा क्या। अब ये स्टैंडर्ड समझ आ रहा है तुम लोगों को, स्टैंडर्ड हो गया ना। अब तो किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे ये लाइन लिख के बैठा होगा ना, मतलब ये 3 लाइनें उसने लिखी होंगी शुरू की, और सर्वर स्टार्ट करने के लिए ये लिखा होगा उसने। हाँ जी, क्लियर है सबको बात है कि काम कैसे कर रहे हैं? सर जो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक है, जब वो पब्लिक फोल्डर में सर्च करता है तो उसमें वो जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को उसकी फर्स्ट हायरार्की में ढूंढता है, या फिर अंदर कोई फोल्डर के अंदर ही मैंने रखी होगी वहां भी ढूंढ लेगा? बस है, यानी कि सीधा पब्लिक में होनी चाहिए, अंदर होगी तो नहीं ढूंढ पाएगा वो। ठीक है जी। सर हम किसी और फोल्डर को भी ऐसे स्टैटिकली सर्व करा सकते हैं पब्लिक को? हाँ, यहाँ पे नाम देना है बस उसका। अब उसका नाम बदल दो, पब्लिक की जगह इसका नाम कर दो वेब कंटेंट, तो यहाँ लिख देना वेब कंटेंट पब्लिक की जगह बस। ज्यादा सब क्लियर है बात? और कोई डाउट? सर मतलब उस फोल्डर का नेम देना है जिसमें सारी HTML फाइल्स डली हैं। ये ना देखो, पब्लिक ही यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो उसकी फोटो पे ध्यान दो, पब्लिक है ना, और ये एक समझना एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्म है पब्लिक, तो इसलिए पब्लिक ही रखना, कुछ और नाम रखना सेंस नहीं है, क्योंकि आगे चल के मैं कुछ टूल यूज करूंगा जो जनरेटर्स होंगे, वो जनरेटर्स यही जनरेट करेंगे पब्लिक, तो हम अगर उन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा सब कुछ। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है इसलिए। ठीक है जी, तो ये कोड मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इस कोड को आप लोग देखो अच्छे से आज के, और कोई डाउट है इतने जितनी देर में से अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोग डाउट्स पूछ लेना मेरे से इसके अंदर। ठीक है, मैं नोड मॉड्यूल्स नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप npm इंस्टॉल चलाओगे सब। This conference will now be recorded. कोई क्वेश्चन नहीं है तो गिट पे एक अलग से सेशन मिलेगा आप लोगों को, उसमें समझ आ जाएगी बात कि ये सब काम कैसे करता है, लेकिन पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, मान खत्म कर लेते हैं पहले, फिर ये सब ऐड ऑन है। ठीक है जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सेशन को, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, नोड मैं अपलोड कर रहा हूँ बाकी रिमेनिंग आज का सर्वर वाला कोड, हाँ वो भी डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर।